राधे राधे आप सभी को. दिस इज़ योर चैनल एस केमिस्ट्री एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग आवर टॉपिक molecularity of a reaction. This is a part topic of the first unit of BSc third sem chemical kinetics. तो आइए स्टार्ट करते हैं. First topic is molecularity of a reaction. Molecularity of a reaction may be defined as the number of ions, molecules or atoms of reactant molecules. Like this, इस reactions में आप reactant देख रहे हैं H plus Cl. जो मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, उन्हीं की संख्या को हम मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ये दिया गया हुआ रिएक्शन दी गई है, इसमें रिएक्टेंट्स H प्लस Cl दिए गए हैं जो एज प्रोडक्ट आपका HCl बना रहे हैं. तो आपके रिएक्टेंट्स देखने हैं कि कितने इनके मोलिक्यूल्स लिए गए हैं. जैसे H का एक लिया गया है और क्लोरीन का भी एक ही लिया गया है, तो इसलिए 1 + 1 = 2. तो इस रिएक्शंस की मोलिकुलरिटी कितनी होगी? 2. आइए आगे स्टार्ट करते हैं. रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलरिटी कैन बी डिवाइडेड और क्लासिफाइड एज. जो रिएक्शंस होती है हमारी केमिकल रिएक्शंस, हम मोलिकुलरिटी के बेसिस पे कैसे उनको क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके बारे में जानते हैं. फर्स्ट, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और यूनिमोलार रिएक्शन. ये रिएक्शंस कैसी होती है? जिन रिएक्शंस के मोलिकुलरिटी 1 होती है. फॉर एग्जांपल, आपका कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है जो आपका डिसोसिएशन होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है. अब यहाँ पे कैल्शियम के कितने मोलिक्यूल्स लिए गए हैं? 1. तो इसकी कितनी हो गई मोलिकुलरिटी? 1. आगे हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शंस और बायोमोलार रिएक्शंस. इस रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस जिसकी मोलिकुलरिटी 2 होती है. फॉर एग्जांपल, H2 + Cl2. These are combining to form हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन का 1 मोल लिया गया है, क्लोरीन का भी 1 मोल लिया गया है, और 1 + 1 = 2. तो इस रिएक्शंस की मोलिकुलरिटी कितनी हो गई? 2 हो गई. आइए आगे बढ़ते हैं. तो अब आते हैं इसमें ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस. दे रिएक्शंस विच हैव मोलिकुलरिटी 3. वे रिएक्शंस जिनकी मोलिकुलरिटी 3 होती है उनको ही हम क्या कहते हैं? ट्राइमोलार या फिर ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल, आपका मर्क्यूरी क्लोराइड प्लस टिन क्लोराइड कंबाइन होते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड और टिन क्लोराइड बनाने के लिए. तो यहाँ पे मर्क्यूरी के कितने लिए गए हैं मोल? 2 लिए गए हैं. यहाँ पे 2 हैं. और टिन क्लोराइड के कितने मोलिक्यूल लिए गए हैं? 1. तो 2 + 1 = 3. तो इस रिएक्शंस की मोलिकुलरिटी कितनी हो गई? 3. आइए अब आगे पढ़ते हैं. अब पढ़ने जा रहे हैं हम केमिकल काइनेटिक्स की फर्स्ट यूनिट का रेट ऑफ रिएक्शंस आखिर क्या होता है. अब मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूँ A + B जो प्रोडक्ट बनाता है P. Rate of a reaction for a given reaction can be defined as the change in the concentration of product or reactant in a given time interval. Rate of a reaction क्या होता है? चेंज होता है कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के किसी भी दिए गए एक टाइम पीरियड में या टाइम इंटरवल में. रेट ऑफ रिएक्शंस को हम कैसे लिखते हैं? हमने माना कोई केमिकल रिएक्शन है A + B जो प्रोडक्ट बना रही है P आफ्टर टाइम इंटरवल T. तो वेयर X1 एंड X2 आर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B एंड T1 एंड T2 आर टाइम इंटरवल. हियर अगर कोई रिएक्शन A से B बना रहा है और इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T इज X1 मोल पर लीटर एंड आफ्टर T2 टाइम इट इज X2 मोल पर लीटर, then the rate of reaction will respect to the reactant A. This will be reactant or reaction or rate of reaction is equals to negative of change in concentration upon change in time, that is X2 minus X1 upon T2 minus T1. क्या कहता है आपका रेट ऑफ रिएक्शंस? कि आपके कंसंट्रेशन में चेंज या प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम इंटरवल. जो हमारा रेट ऑफ अ रिएक्शन होता है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, उसका हमारा साइन होता है नेगेटिव, और जो रेट ऑफ अ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट होता है वो होता है पॉजिटिव, दैट इज चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल, दैट इज X2 minus X1 upon T2 minus T1. सो हम जनरली क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू dx/dt
because dx there is a change in concentration and dt there is a change in time interval. तो हम इसे को कैसे लिख सकते हैं dx अपॉन dt को डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड. अब पढ़ते हैं हम रेट लॉ एक्सप्रेशन. रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये कहता है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट पर. मतलब जो रेट होगा किसी भी रिएक्शन का वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डायरेक्टली डिपेंड करता होगा. If more than one reactant are participating in the reaction, then the rate of reaction depends on the product of their concentration. और यदि वहाँ पर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट पाए जा रहे हैं किसी रिएक्शन में तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई रिएक्शन ले ली A प्लस बी जो हमारा फॉर्म कर रही है P प्रोडक्ट. देन द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of A की पावर n. n there is a number of moles. n क्या है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या फिर मोल्स या फिर नंबर ऑफ आयंस की आपकी A कितनी ली गई है, A के कितने मोल लिए गए हैं. तो हमने माना A के n मोल लिए गए हैं और इनटू में B की कंसंट्रेशन और उसकी पावर भी n आ जाएगी कि B के कितने मोल्स लिए गए हैं. सो रेट ऑफ रिएक्शन, अब मैं प्रोपोर्शनली का साइन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट k लगा दूंगा इजिकल टू के लिए. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर m. सो वेयर k इज रेट कांस्टेंट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B इज यूनिमोलर दैट इज 1 मोल पर लीटर. मतलब किसी रिएक्शन में अगर कंसंट्रेशन होगी किसी भी रिएक्टेंट की एक, मतलब किसी एक रिएक्टेंट या दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट. तब क्या होगा? आपका रेट ऑफ रिएक्शन ही रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा. आगे पढ़ते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन. मतलब जो फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस मतलब इफेक्ट डालते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस पे कि रेट ऑफ रिएक्शन किस किस चीज़ों से घट जाता है, किस किस चीज़ों से बढ़ जाता है. तो इसमें फर्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि अगर किसी रिएक्शंस को हम हाई टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा. तो जनरली देखा जाता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर. इसका मतलब अगर आपने किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका रेट भी बढ़ जाएगा. और आगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर की हम आइडियल गैस की एक इक्वेशन लेते हैं PV इक्वल्स टू nRT, जहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है. तो हम इसी को कैसे लिख सकते हैं? V नीचे ब्रैकेट में आ जाएगा लेफ्ट साइड जाके, तो P इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V. यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे जो P होता है वो N अपॉन V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और N और V क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन. तो हमने क्या देखा कि जो प्रेशर है वो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के. तो इसीलिए हमारा जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है, मतलब अगर हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कंसंट्रेशन या प्रेशर बढ़ा दिया तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी क्योंकि उसके मोल्स बढ़ जाएंगे. तो आगे पढ़ते हैं हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. अब देखिए हमारी जो कैटलिस्ट होते हैं दो तरीके के होते हैं. एक होता है हमारा पॉजिटिव और दूसरा होता है हमारा पॉजिटिव और दूसरा होता है हमारा पॉइजन. जो पॉइजन कैटलिस्ट होता है वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करने के लिए काम आता है और जो हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए होता है. ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है. इसलिए पॉइजन आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, जबकि आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. आगे है इसमें नेचर ऑफ कंपाउंड. नेचर ऑफ कंपाउंड में हम क्या देखते हैं कि जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं उनकी रेट ऑफ रिएक्शंस ज़्यादा होती है कोवैलेंट रिएक्शन से. इसका मतलब जो आयनिक रिएक्शंस है, जिन रिएक्शंस में हम आयन तोड़कर एक नया कंपाउंड बनाते हैं आयंस की सहायता से, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है किसके? जहाँ पे जिन रिएक्शन में कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं.
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।